बाबू, रिक्लेमेशन का डिटेल्ड वीडियो 14 तारीख को शाम 8 बजे के पहले मिल जाएगा। आज रात में हम MCQ 4 भेज रहे हैं। 11 तारीख को एक मैरिज का फंक्शन है, तो हम दिन भर और रात भर शायद उधर ही बिजी रहेंगे, लेकिन वॉइस मैसेज और कुछ कुछ ग्रुप में चीजें हम डालते रहेंगे। इसके अलावा SMP के ऊपर जो एक्स्ट्रा चीजें बच गया वो भी हम लेंगे। सल्वेजिंग को बाद में देखेंगे। सल्वेजिंग में से बहुत ज्यादा कुछ आएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा, इसीलिए हम ज्यादा उस पर नहीं देख रहे हैं। एक, अब हम आते हैं सीधा काम की बात के ऊपर, ठीक है। MCQ 4, इसमें हम 16 को क्वेश्चन लिए हैं। 16 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। 16 में से 16 कभी नहीं आते, जो बोलता है वो गलत बोलता है, ठीक है। नहीं तो फिर आज 100 ही नहीं पढ़ के जाते, 100 आते 100 ही बताता मैं। कम से कम आपको बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ेगा तब कुछ होगा। और मेरे चैनल में बहुत सारे डिफरेंट प्लेलिस्ट है, वहां जाकर के आपके सिलेबस के हिसाब से चीजों को देखिए जो जरूरत का है, ठीक। नेक्स्ट चालू करते जो काम का चीज है। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू विच थियरी कोल इज बिलीव्ड टू बी फाउंड इन इंडिया। भारत में कोयला किस थियरी के अनुसार बना है ये माना जाता है। किस थियरी के अनुसार कोयला बना है ये माना जाता है, ये आपको देना है। कोल फॉर्मेशन की 2 थियरी है, इंस्टीट्यू थ्योरी और ड्रिफ्ट थ्योरी। इंग्लैंड में जो कोयला बना है, इंग्लैंड बोल रहा हूं, इंग्लैंड में इंस्टीट्यू थ्योरी से बना है। और इंडिया में यह माना जाता है कि ड्रिफ्ट थियरी से इंडिया में कोयला बना है। इसका जियोलॉजी के प्लेलिस्ट में बाय फिगर बोल के कम बताएं। बाय फिगर कोल फॉर्मेशन को हम समझाएं ताकि बच्चा, जो रेगुलर बच्चा, कम से कम पढ़ पाए लिख पाए। ड्रिफ्ट थियरी, किस थियरी के अनुसार इंडिया में कोयला बना बेटा? ड्रिफ्ट थियरी, DRIFT, ड्रिफ्ट थियरी के अनुसार। बीजी मेथड ब्लास्टिंग गैलरी मेथड यूज, द सीम इज ब्लैंक मीटर थिक। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड लांगवाल और बोर्ड एंड पिलर का कम से कम एप्लीकेबिलिटी कंडीशन और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जाके मेरे चैनल में देख लीजिएगा। कम से कम इतना ही देखिए, ज्यादा कुछ मत देखिए। बीजी मेथड, बोर्ड एंड पिलर और लांगवाल का एप्लीकेबिलिटी कंडीशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिए। ग्रुप में हम बीजी मेथड का डाले हैं, ठीक है। शायद ग्रुप 2 में डाले या ग्रुप 1 में डाले, क्योंकि ग्रुप 1 में हम बहुत बार भेज चुके होंगे, तो हो सकता है ग्रुप 1 में ना डाला हो। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, देखिए आपका लांगवाल जो है वो थिन सीम, थिक सीम सबके लिए काम करता है। हायर डिग्री ऑफ गैसियस में भी काम करता है, लेकिन आपका जो बोर्ड एंड पिलर है वो लेसर डिग्री ऑफ गैसियस में काम करता है। डिग्री 2 डिग्री 3 के लिए सुटेबल नहीं होता है। बीजी मेथड भी सुटेबल नहीं होता है, और आपका बोर्ड एंड पिलर भी सुटेबल नहीं होता। बीजी मेथड जो होता है वो आपका डिग्री 1 गैसी माइन में ही सुटेबल होता है। रूफ का जो कैपेबिलिटी और मॉडरेट टाइप का होना चाहिए, ताकि एयर ब्लास्ट भी ना हो, क्योंकि हम थिक सीम एक्सट्रैक्शन के लिए बीजी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लांगवाल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बोर्ड एंड पिलर से भी कुछ तरीके होते हैं जिससे हम थिक सीम का माइनिंग करते हैं, बट लॉसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इससे ऑलमोस्ट 85% हम बीजी मेथड से परसेंटेज रेजिस्ट्रेशन गेन करते हैं, जबकि लांगवाल में 80 के आसपास, ठीक है। लेकिन ऊपर से बीजी मेथड का जो कॉस्ट होता है, एक बीजी पैनल का में जो कॉस्ट लगेगा वो लांगवाल पैनल की तुलना में 1/3 लगता है, ठीक है। वो थोड़ा वहां जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, और बहुत बढ़िया डाटा बताए होंगे। तो बीजी मेथड थिक सिम के लिए, तो थिक सिम किसको बोलते हैं इंडिया में? हाँ, और ये बात भी क्लियर कर लीजिए। थिक सिम वाला आप DJ देशमुख साहब का बुक को उठा के पढ़िएगा, तो वहां लिखा होगा कि सिम थिकनेस मोर देन 4.5 मीटर इज टर्म्ड एज ए और रिकॉर्डेड एज ए थिक सिम। लेकिन हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले को जब बताते हैं, तो इंडिया में जो है मोर देन 4.8 मीटर थिक सिम, 4.8 मीटर से ज्यादा सिम थिकनेस है, तब उसको थिक सिम बोलते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले को
मोर देन 4.8 मीटर बताते। अब बोलिएगा कि सर 4.5 बोल दिया, 4.8 बोल दिया, तो क्या लिखे? एक बात क्या रखना, आपको दोनों ऑप्शन एक साथ जनरली आएगा नहीं। यदि 4.5 मीटर आया तो थिक सिम में 4.5 मीटर टिक कर दीजिएगा, 4.8 ऑप्शन में आया तो 4.8 कर दीजिएगा। अब आप ये बोलिएगा कि सर दोनों आ गया तो क्या करेंगे? दोनों आ गया तो आप जो गवर्नमेंट माइनिंग हिस्सेदार के लिए बच्चे जा रहे हैं वो 4.5 मीटर को टिक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आप लोग जाइएगा तो 4.8 मीटर को टिक कीजिएगा। क्लियर हुआ ना? थिक सिम यदि दोनों ऑप्शन आ गया 4.5 और 4.8 तो 4.5 को टिक कीजिएगा, लेकिन 4.8 ही आया तो 4.8 को तो टिक कर ही दीजिएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? क्योंकि डीजेएस में 4.5 मीटर दिया है, हो सकता है आपका जब आंसर किया है उसमें 4.5 आ जाए, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो बिजी मेथड कब सुटेबल होता है? थिक सिम के लिए तो होता है। थिक सिम तो 4.5 मीटर के ऊपर का जो भी सिम हो गया वो सब थिकर सिम ना हो गया, तो 50 मीटर के लिए भी सुटेबल रहता है क्या? नहीं। बिजी मेथड सुटेबल फॉर 6 मीटर टू 15 मीटर थिक सिम। किसके लिए? 6 मीटर से लेके 15 मीटर थिक सिम के लिए बिजी मेथड आपका सुटेबल रहता है, ठीक है। हो सकता है 20 मीटर में हम काम कर ले, 5 मीटर में भी काम कर ले, क्योंकि थिक सिम के रेफरेंस में आ गया 4.5 मीटर से ज्यादा वाला जो मोटा सिम है उसको थिक सिम बोल रहा है। लेकिन बिजी मेथड सुटेबल होता है 6 मीटर से 15 मीटर यदि थिक सिम है तो। और ये बताइए बाबू, ये थिक सिम वाले ये सबसे बड़ा मोटा सिम कहाँ है इंडिया में? जिंगुर्दा में 140 मीटर मोटा सिम है। हिंदुस्तान का सबसे मोटा सिम जिंगुर्दा में 140 मीटर सिम मोटा सिम है। ये संभवतः दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट थिक सिम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम रेगुलेशन भेजे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर रेगुलेशन 121 और क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम रेगुलेशन 122 बताए हैं। और दोनों आपके CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में NCL के पहले हम बता चुके, फिर भी सोचा कि एक बार इसको रिवाइज कर दिया जाए, ठीक है। रेगुलेशन 121 वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है। 121 मेरे टाइम पे 107 हुआ करता था, गलती से यदि 107 निकल गया तो आप 121 समझिएगा, ठीक। क्लियर? 121 में क्या बोलता है? वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन अंडरग्राउंड माइंस। इन अंडरग्राउंड के केस में माइन बाउंड्री के पास हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस? 2 टूल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है। कितना है? 2 टूल। पहला बोलता है कि द ओनर एजेंट एंड मैनेजर, द ओनर एजेंट और मैनेजर शैल हैव फिक्स्ड बाउंड्री। ओनर एजेंट का अपने माइन का फिक्स्ड बाउंड्री होना चाहिए, बाउंड्री एकदम फिक्स होना चाहिए। और ये बाउंड्री को दिस कैन नॉट बी चेंज विदाउट द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। एक बात क्या रखिए, बाउंड्री को आप चेंज नहीं कर सकते, आपने फिक्स्ड कर दिया। अब आप ये नहीं कि कल बोले यहां तक था, आज बोलेंगे यहां तक है, नहीं। बाउंड्री फिक्स्ड रहेगा और इसको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के अनुमति के बिना चेंज नहीं कर सकते। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ, ठीक है। 121 में क्या बोला? द मैनेजर, ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल हैव फिक्स्ड बाउंड्री एंड दिस मतलब बाउंड्री, या बोल दूं मैं, माइन बाउंड्री कैन नॉट बी चेंज विदाउट द परमिशन ऑफ CIM। क्लियर? ये एक पॉइंट हो। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? रेगुलेशन 121 का सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है कि माइन बाउंड्री आपका जो है, उस माइन बाउंड्री से आपके आधा पिलर के डिस्टेंस में कोई भी वर्किंग नहीं करना है। काहे नहीं करना है बेटा? हम बोलेंगे कि पैनल के बीच में हम इंटर पैनल बैरियर छोड़ते हैं, वैसे 2 माइन के बीच में हम इंटर माइन बैरियर छोड़ते हैं। तो आधा पिलर, मेरे माइन है, मान लो मेरा माइन का नाम है कड़ंगू, मेरी माइन का नाम है कड़ंगू, उस कड़ंगू माइन में, अंडरग्राउंड माइन में मैं काम कर रहा हूं,
तो मैं माइन बाउंड्री से आधा पिलर का डिस्टेंस, उस पिलर का साइज किस बात पर निर्भर करता है? पिलर का साइज दो बात पर निर्भर करता है बेटा। बहुत सारे बात होते हैं लेकिन मेन दो बात है, एक है डेप्थ फ्रॉम द सरफेस और दूसरा है गैलरी विड्थ, यही दो। तो उस जगह में जो गैलरी विड्थ है और जो डेप्थ है उस अनुसार जो पिलर मैंने रेगुलेशन 111 के सब रेगुलेशन 4 के अनुसार बनाया है, वो जो डिस्टेंस होगा हाफ पिलर डिस्टेंस, वो मैं कणगू माइन में काम नहीं करूंगा, मतलब सॉलिड कोल छोड़ दूंगा। बैरियर किसको बोलते हैं? सॉलिड कोल छोड़ देना। तो आधा पिलर मैं छोड़ दिया और मेरे बगल वाला जो माइन है वो भी आधा पिलर छोड़ेगा, क्योंकि नियम है 121(2) के अनुसार। तो आधा मैंने छोड़ा, आधा मेरे बगल वाले माइन ने छोड़ा, तो आधा प्लस आधा कितना हो गया? 1। तो इंटरमाइन बैरियर जो रहेगा उसका मोटाई 1 पिलर रहता है। कितना रहता है? 1 पिलर की मोटाई रहता है इंटरमाइन बैरियर का। और बच्चा लोग ये पढ़ के तो जाता है, यही गलती करता है। दोनों माइन का मिला के आधा पिलर मेरा, आधा पिलर बगले वाले का, मिला के 1 पिलर हुआ। तो मुझे कितने में काम नहीं करना है, कितने डिस्टेंस में काम नहीं करना है, माइन बाउंड्री के आधे पिलर के डिस्टेंस में। जो डिस्टेंस है पिलर का, मान लो मेरा पिलर वहां पे 30 मीटर था, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 30 मीटर था, तो माइन बाउंड्री से 15 मीटर पहले का कोयला को मुझे हाथ नहीं लगाना है, उसको सॉलिड कोल छोड़ देना है। यदि मेरा 48 मीटर का पिलर था तो माइन बाउंड्री से 24 मीटर का पिलर में हमको जो मोटाई आधा पिलर कितना हो 24 मीटर, उस 24 मीटर के कोयला में मुझे हाथ नहीं लगाना है, उसको सॉलिड कोल छोड़ देना है। और मेरे बगले वाला 24 छोड़ेगा, तो 24 + 24 48 मीटर हो गया। तो इंटरमाइन बैरियर जो होगा वो 1 पिलर की मोटाई के बराबर रहेगा। ठीक है। और बच्चा लोग यही गलती यहाँ पे इसलिए ऑप्शन लिख दे, बाकी ब्लैंक लिखे ना, यह ऑप्शन लिखे 1। और एक और बताए थे, रेगुलेशन 122 वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइन में, ये पहले हम जब पढ़ते थे तब ये CMR में नहीं था, ये मटेरियल माइंस रेगुलेशन 1961 में था। ठीक है, क्योंकि हमको वो भी ना पढ़ना पड़ता था, फर्स्ट क्लास में कुछ इधर उधर सब चीज देखना पड़ता है। तो वहां पर हम देखे थे वही प्रोविजन सब 122 में दे दिया, 122 में क्या बोल दिया कि ओपन कास्ट माइन में माइन बाउंड्री से 7.5 मीटर के डिस्टेंस में आपको काम नहीं करना है। यही 3 और 4 सब MCQ में हमने लिया। देखिए क्या लिखा है, इन अंडरग्राउंड में कामा लगा है, वर्किंग सेल नॉट बी डन और मेड लिख सकता है, मेड डन एक के बाद होता है, सेल नॉट बी डन विद इन, और यहाँ 3 ऑप्शन दिया। और बच्चा लोग ये वाला गलती कर देगा, ए डिस्टेंस इक्वल टू पिलर साइज वाला, ये नहीं बोलता हूं, क्या बोलता है, ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द पिलर साइज स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 111 सब रेगुलेशन 4 ऑफ दैट डेप्थ एंड गैलरी साइज। ठीक है, तो ये वाला मेरा आंसर हुआ। ठीक है, और ओपन कास्ट माइन वाला बता ही दिया। ओपन कास्ट माइन वाला कितना बताया, माइन बाउंड्री से 7.5 मीटर के अंदर में हमको कोई भी काम नहीं करना है। और हाँ, ये पिलर साइज पूछ लिया आपको ऑब्जेक्टिव में कि पिलर साइज किस बात पर निर्भर करेगा बेटा, तो क्या बोलिएगा, एक को हम बेटा बोलते हैं तो एक हमको कमेंट में लिखा था यस काका जी करके। ठीक है बेटा, थोड़ा काका ही हो गया, चलो ठीक है। तो पिलर साइज जो है वो किस बात पर निर्भर करता है, कम से कम बोलने के टाइम या लिखने के टाइम थोड़ा सोच लिया कीजिए। पिलर साइज किस बात पर निर्भर करता है, पिलर साइज निर्भर करता है डेप्थ फ्रॉम द सरफेस और गैलरी साइज पे। लेकिन आपका पैनल डिस्ट्रिक्ट किस पर निर्भर करता है, इंक्यूबेशन पीरियड पर निर्भर करता है। उसका साइज जो होगा, पैनल साइज जो होगा वो किसके ऊपर निर्भर करता है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल पर निर्भर करता है। तो अब नेक्स्ट लेते हैं, लंबाई बढ़ते जा रहा वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 5, स्कैम स्टाटा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्लान रेगुलेशन 123। इसको भी हम CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में भेजे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। स्कैम इज प्रिपेयर्ड बाय ओनर एजेंट एंड मैनेजर एंड अप्रूव्ड बाय। इस स्कैम, और आपको 4 को 5 को ऑप्शन देगा, एक सही रहेगा। स्कैम को ओनर एजेंट
एंड मैनेजर बनाता है। स्कीम के तहत हमको सपोर्ट प्लान भी बनाना है। स्कीम के कॉन्सोनेंट्स ऐसा लिखा होगा, अंग्रेजी में पढ़िएगा। सपोर्ट प्लान बनाना है। स्कीम बड़ा चीज है, ये साइंटिफिक स्टडी के आधार पर जो आपके जियोलॉजिकल कंडीशंस है, मेथड ऑफ वर्किंग है, ये सब को ध्यान में रख करके हम साइंटिफिक स्टडी करा के एक स्कीम तैयार करते हैं, स्टाटा कंट्रोल मैनेजमेंट प्लान, स्टाटा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्लान तैयार करते हैं। जब वो बन जाए उसके आधार पर फिर हम क्या करते हैं, सपोर्ट प्लान तैयार करते हैं। सपोर्ट प्लान में जो है सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, पहले तो किस टाइप का सपोर्ट रहेगा, कॉग लगाएंगे, प्रॉप लगाएंगे या फिर आपका पावर सपोर्ट है, हाइड्रोलिक प्रॉप है, फ्रिक्शन प्रॉप है या रूफ बोल्टिंग करना है, तो टाइप ऑफ सपोर्ट रहेगा, उसका स्पेसिफिकेशन ऑफ सपोर्ट रहेगा सपोर्ट प्लान में। सपोर्ट प्लान में पूछ ले क्या क्या रहेगा, कभी पूछ ले तो क्या रहेगा, टाइप ऑफ सपोर्ट, किस टाइप का सपोर्ट लगा रहा है, जो भी हम नाम बोले उनमें से कौन सा लगा रहे, उसका स्पेसिफिकेशन ऑफ सपोर्ट, वो कितना लंबा चौड़ा मोटा ताजा रहेगा वो बताना है। जैसे कि अभी हम एक दिन आप लोग को क्या भेजे थे, प्रॉप्स वाला भेजे थे, ठीक है, तो वो सबको स्पेसिफिकेशन रहेगा। बोल्ट है तो बोल्ट का क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा, रॉड का लेंथ कितना रहेगा, ये सब चीजें, ठीक है, वो स्पेसिफिकेशन हो गया। उसके अलावा किस जगह के लिए है, प्लेसेस, किस प्लेस के, डिप्लेनिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए है, डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए है, गोफेज का सपोर्ट है, रोडवे का सपोर्ट है, स्लाइस का सपोर्ट है, वो प्लेस हो गया, प्लेस रहेगा सपोर्ट प्लान। फिर स्पेसिंग रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट, दो सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू रोज ऑफ सपोर्ट, और दो रो ऑफ सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा। और जो कल हम बताए हैं आरएमआर वाले में, वो बोल्टिंग डेंसिटी है बेटा, और जो आप लोग हमको पीडीएफ भेजे थे वो गलती से बोल्टिंग डिस्टेंस लिखा था, बोल्टिंग डिस्टेंस नहीं, बोल्टिंग डिस्टेंस अलग चीज होता है, बोल्टिंग डेंसिटी अलग चीज होता है। क्या बताए थे, गुड रूप के लिए, रूप अच्छा है तो बोल्ट कम ना लगेगा जी, तो उल्टा उल्टा क्या बोलते हैं, हम बोले भी थे कि बुक में जो लिखा उससे हम दूसरे तरीके से बताए, पहले हम बढ़िया रूप का बताए, फिर फेयर रूप का बताया, सबसे नीचे में लिखे थे पुअर रूप का, या जिसको हम बेड रूप बोलते हैं, ठीक है। अब आपका गुड रूप का कहीं आरएमआर दे दिए, तो आरएमआर हम ऊपर में बताए ना, क्लास 1, क्लास 2, 3, क्लास 2 क्या होता है आपका, गुड रूप होता है, क्लास 1 वेरी गुड होता है, तो क्लास 2 वाला को गुड रूप बोल रहा है। उस गुड रूप का क्या था, 60 से 80 ना आरएमआर था उसका, तो उसके लिए रूप अच्छा है, तो रूप अच्छा है तो बोल्ट कम लगेगा, तो उसका बोल्टिंग डेंसिटी कितना हुआ, 0.7 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में आपको 0.7 बोल्ट लगाना है, 1 मीटर स्क्वायर में। बोल्टिंग डिस्टेंस नहीं बता रहा था, ठीक है, बोल्टिंग डिस्टेंस आपको सपोर्ट प्लान में बताना होता है, बोल्टिंग डिस्टेंस कितना रहेगा, एक रो में कितना दूर पे लगाएंगे, 2 रो के बीच का डिस्टेंस। तो यदि कोई आपको ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि सपोर्ट प्लान में क्या क्या रहता है या क्या नहीं रहता है, तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि क्या रहता है, क्या रहता है, क्या क्या रहता है, टाइप ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट प्लान की बात कर रहे हैं हम, स्कीम की बात नहीं कर रहे, सपोर्ट प्लान। सपोर्ट प्लान में क्या क्या रहता है, टाइप ऑफ सपोर्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ सपोर्ट, और स्पेसिंग ऑफ सपोर्ट, और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स, और डिस्टेंस बिटवीन टू रोज ऑफ सपोर्ट, एंड फॉर विच प्लेसेस सपोर्ट इज टू बी इंस्टॉल्ड, और किस जगह के लिए, गोपेज का सपोर्ट है, रोड का है, डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट का, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वो रहेगा, इतना चीज रहता है सपोर्ट प्लान। सपोर्ट प्लान कौन बनाता है बेटा, सपोर्ट प्लान बनाता है मैनेजर साहब। सपोर्ट प्लान कौन बनाता है, मैनेजर साहब। ओनर एजेंट एंड मैनेजर लिख दिया तो नहीं कुछ करना गलती से। सपोर्ट प्लान स्कीम बड़ा चीज है, सपोर्ट प्लान उसका एक बचवा है। तो सपोर्ट प्लान कौन बनाता है, मैनेजर साहब बनाते हैं। सपोर्ट प्लान कौन बनाते हैं, मैनेजर साहब बनाते हैं। और वो सपोर्ट प्लान बना के मैनेजर साहब कोई भी ऑपरेशन चालू करने के पहले, डेवलपमेंट डिफरेंट कोई ऑपरेशन चालू करने के पहले 30 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से उस प्लान को अप्रूव्ड करा लेंगे। किससे करा लेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से सपोर्ट प्लान को अप्रूव्ड करा लेंगे।
और स्कीम को बनाते हैं ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, और वो अप्रूव कराएंगे रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। हम छोटा छोटा पॉइंट में वहां पे बताए हैं, उसको एक बार 123 को देख लीजिएगा। तो एक तो ये सपोर्ट प्लान वाला भी हो गया लगता है। सपोर्ट प्लान इज सबमिटेड बाय मैनेजर। कौन सबमिट करता है? सपोर्ट प्लान, मैनेजर साहब। सपोर्ट प्लान इज सबमिटेड बाय मैनेजर टू, किसको करते हैं? टू मतलब इंगित करता है, किसको करते हैं? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। कब करते हैं? 30 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन। तो ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया। अब बताइए, स्कैम स्टाटा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय ओनर, एजेंट एंड मैनेजर एंड अप्रूव्ड बाय रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। यदि भैया आपने इस स्कैम को अप्रूव्ड करा लिया तभी ना उस आदमी से आप सपोर्ट प्लान क्या करवाइएगा? अप्रूव्ड करवाइएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द शॉट फायरर, एस फायरर लिखा मतलब शॉट फायरर। क्या लिखा बेटा? ये शॉट फायरर, शॉट में लिखा है हमने शॉट फायरर। द शॉट फायरर शैल नॉट फायर द शॉट unless he withdraws all the persons from the other phase and fence the same when the working phases in underground approaches at a distance of। ये फिगर को देखिए, फिगर बता दे रहे क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये दो एक डेवलपमेंट का एक हेडिंग दिखा है। एक ये फेस है, ये मान लो आपका डिप एक्शन है, ये डिप फेस हुआ और ये राइट फेस हुआ, ये वाला राइट फेस हुआ। ठीक है, तो एक ये फेस। तो कब क्या करना है कि किस डिस्टेंस पे आ जाए तो एक फेस को बंद कर देना है, फेंसिंग लगा देना है, वहां से आदमी हटा लेना है, तभी दूसरे फेस में ब्लास्टिंग करना है। ज्वाइनिंग गैलरी वाला वीडियो मैं CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में भेजा हूं, वहां भी जाके देखिएगा। अब यहां पे मैं लिख दिया 10 मीटर, इधर लिख दिया 9 मीटर। तो ये क्या चक्कर है बाबू? ये चक्कर को दूर करने के लिए, ये चक्कर को दूर करने के लिए दो चीज रखा है। यह है DGMS सर्कुलर और यह है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 है ना जी। 1957 बोल दे तो गलती मत समझिएगा। तो इस रेगुलेशन के रेगुलेशन 196 टेकिंग शेल्टर एक्सेट्रा वाला जो रेगुलेशन 196 196 उसका सबरेगुलेशन 6 में क्या दिया है वो भी देखेंगे। और इस DGMS सर्कुलर में 16 नंबर का सर्कुलर है 1982 का, 16 नंबर का सर्कुलर है 1982 का, इसको भी देखेंगे। ठीक है, ये जो 4 नंबर पॉइंट दिख रहा है आप लोग को, यदि 4 नंबर दिख रहा है तो उसमें लिखा होगा सर्कुलर 16 ऑफ 1982। ठीक है, ये दोनों में क्या दिया है, क्योंकि हम जहां कहीं से भी कोई चीज बताएंगे तो उसका एक कोई बेस होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलता है कि यदि ऐसा कंडीशन होता है, दो ज्वाइनिंग गैलरी हो रहा है, ज्वाइनिंग गैलरी किसको बोल रहे हैं? तो रेगुलेशन 196 क्या बोलता है कि अंडरग्राउंड में यदि दो फेस के बीच का डिस्टेंस 9 मीटर के अंदर आ जाए तब इनको दोनों फेसेस को बोलेंगे ज्वाइनिंग गैलरी। क्या बोलेंगे? ज्वाइनिंग गैलरी। और ऐसी परिस्थिति में एक फेस एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, दोनों फेस नहीं चलाएंगे। फिर पहले चलाएंगे जब 9 मीटर के अंदर दोनों फेस आ जाए, तो जब 9 मीटर के अंदर आ जाए तब एक ही फेस को चलाना है, एक फेस को टेम्पोरली बंद कर देना है, वहां से आदमी हटा लेना है, फेंसिंग लगा देना है। ओवरमैन साहब जो है अपने माइनिंग सरदार और सरकार को इस संबंध में सूचना देगा और ऐसा वाला जो चीज रहेगा बना के अपने ट्रांजिट जो सरकार के ट्रांजिट स्लिप है उसमें बता देगा कि फलाने जगह में ज्वाइनिंग गैलरी होने वाला है। लेकिन आपका तो ये हमने लिखा 9 मीटर एज पर रेगुलेशन 196 और लिखा 10 मीटर एज पर सर्कुलर 16 ऑफ 1982 लिखा है ना यहाँ पे। तो आपका ये जो सर्कुलर 1982 का पुराना सर्कुलर है उसमें लिखा था, जब हम भी पढ़ते थे, कि 10 मीटर के अंदर यदि दो अंडरग्राउंड में फेसेस आ जाए तो जो भी हम जो प्रिकॉशंस बोले वो लेना है। रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन 196 का सब रेगुलेशन 6 बोलता है कि 9 मीटर के अंदर आ जाए तो ये प्रिकॉशंस लेना है। तो अब आपको तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, यही चीज को यहां लिखा है। ठीक है,
यही चीज को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा है। तो अब क्या कीजिएगा, यदि आपको रेगुलेशन के हिसाब से बोले तो 9 मीटर लिखेगा ज्वाइनिंग गैलरी के बीच का डिस्टेंस, और यदि सर्कुलर के हिसाब से पूछे तो 10 मीटर लिखेगा। अब आप मान लो अब वहां कुछ नहीं लिखा, ऐसा ही लिखा, यहाँ पे लिखा है रेगुलेशन या सर्कुलर कुछ लिखा है और आपको ऑप्शन दे दिया, तो क्या कीजिएगा, जैसे हम थिकनेस वाले में बताए, यदि आपका 10 मीटर ऑप्शन है, फट से 10 मीटर मारते नहीं क्योंकि 10 मीटर है कहां पे, सर्कुलर नंबर 161982 1982 के सर्कुलर नंबर 16 में लिखा है। और यदि 9 मीटर ऑप्शन आया है आपका तो 9 मीटर मार देना क्योंकि ये 9 मीटर लिखा है रेगुलेशन 196 के सब रेगुलेशन 6 में। ठीक है, कोई दिक्कत है, दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा क्योंकि उसको पता है। और इसको बोलते हैं शॉर्ट कमिंग्स ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और लेजिस्लेशन। ये कुछ कुछ कमियां हैं अभी भी लेजिस्लेशन में, दो डाटा एक ही चीज के लिए दो डाटा कभी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हाँ बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसके साथ हम 4-5 को और चीज बता देंगे। ये आपके सिलेबस में देखेगा विदड्रॉवल ऑफ सपोर्ट, दोनों माइनिंग और में दोनों वाला उठा के देखिए, विदड्रॉवल ऑफ सपोर्ट दिया है, और नहीं भी दिया होता तो पढ़ के जाना ही जाना था, क्योंकि ये नहीं पढ़ के जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं। विदड्रॉवल ऑफ सपोर्ट और सेटिंग ऑफ सपोर्ट, ठीक है, दिया है कि नहीं सिलेबस में। तो विदड्रॉवल ऑफ सपोर्ट के ऊपर रेगुलेशन 125 है 125 ऑफ CMR 2017 क्या बोलता है, 4 गो सब रेगुलेशन है यार, बहुत बड़ा चीज नहीं है। विदड्रॉवल ऑफ सपोर्ट का 4 गो सब रेगुलेशन है। इस रेगुलेशन के ऊपर एक MCQ आएगा। ठीक है, इस रेगुलेशन 125 पर एक MCQ आएगा पक्का, कभी ना कभी आएगा। ACCL में है, चाहे MCL में है, चाहे WCL में है, एक कोई ना कोई एग्जाम में एक पक्का आएगा। अब कब आएगा ये मैं नहीं जानता। विदड्रॉवल ऑफ सपोर्ट, विदड्रॉवल ऑफ सपोर्ट के लिए रेगुलेशन 125 में 4 बात बोली, मतलब चार सब रेगुलेशन 4 बात बोली। पहला बात बोलता कि जब कभी भी सपोर्ट विड्रॉवल का काम चल रहा हो तो वो काम जो है मैनेजर के ऑर्डर के अनुसार होगा, मतलब मैनेजर का जो स्टैंडिंग ऑर्डर होगा सपोर्ट विड्रॉवल के लिए उसी के अनुसार होगा, उससे हट करके नहीं होगा। ये एक बात बोलता सब रेगुलेशन 1 में क्या बोलता है कि वेन एवर विदड्रॉवल ऑफ सपोर्ट आर कंडक्टेड इन अ माइन दिस शैल बी डन विथ आर एज पर द मैनेजर्स ऑर्डर। जो मैनेजर्स का ऑर्डर होगा, मतलब मैनेजर का जो स्टैंडिंग ऑर्डर होगा सपोर्ट विड्रॉवल के लिए उसी के अनुसार होगा। ठीक है, ये बात बोलता है। तो अब मैं मैनेजर हूं, मेरा एक और दोस्त मैनेजर है, तो मुझे जो बुझाएगा मैं बना दूंगा, ओकरा जो बुझाएगा वो बना देगा, तो गड़बड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो मैनेजर का स्टैंडिंग ऑर्डर यूनिफॉर्म रहे इसके लिए 125 का सब रेगुलेशन 2 में कुछ बातें देती है कि इन बातों पे मैनेजर जो है स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएंगे विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट के लिए। विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट के लिए इन बातों पर बनाएंगे। क्या क्या बात रहेगा, पहली बात देखो बेटा, सपोर्ट विड्रॉवल जो है बहुत ही रिस्की जॉब होता है। हम सपोर्ट हटा रहे, सपोर्ट हटा रहे तो क्या हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। तो आदमी का पोजीशन कैसा हो, जिससे पोजीशन में आदमी खड़े रह करके उसको हटाए। जो आदमी वहां पर काम में लगे हैं कॉम्पिटेंट पर्सन, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए उस ऑपरेशन का। और काक खोल रहे हैं या और कोई सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे भी पावर सपोर्ट के बाद जब साल्वेजिंग में बोलते हैं तो वहां पे हम एडिशनल सपोर्ट लगा देते हैं या टेम्पोररी सपोर्ट लगा देते हैं ताकि सपोर्ट खोलते खोलते रूप ना बैठ जाए। ठीक है, किन साधनों से हम सपोर्ट को विड्रॉ करेंगे, जैसे बोर्ड एंड पीरियड में सेफ्टी प्रॉप विड्रॉवर, सेफ्टी प्रॉप विड्रॉवर करके एक मशीन आता है, छोटा सा, कुछ नहीं होता, एक छोटा सा हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीन होता है, चेन रहता है, चेन से खींच लेते हैं प्रॉप को या काक को। ठीक है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो यही चीज ना
मैनेजर साहब उसमें लिखेगा कि और अलग कोई चीज लिखेगा, यही ना चीज लिखेगा। तो यही बात को सब रेगुलेशन 2 अप 1 to 5 में दिया हुआ है। क्या क्या दिया है इसका तो आंसर आल है, आंसर हम पहले बोल रहे क्या है, आल, ये वाला। तो क्या क्या मैनेजर के स्टैंडिंग ऑर्डर में रहता है, मैनेजर्स स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट शुड कवर, क्या कवर करेगा, और इसका आंसर आल क्या करेगा, सप्लाई एंड यूज ऑफ सेफ्टी कॉन्ट्रीवेंसेस, इसके बारे में जिक्र रहेगा उस स्टैंडिंग ऑर्डर में, स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट में। सप्लाई एंड यूज ऑफ सेफ्टी कॉन्ट्रीवेंसेस, जो सुरक्षा के साधन है उनकी सप्लाई और यूज करना। सेटिंग ऑफ टेम्पोररी सपोर्ट, सीक्वेंस ऑफ विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट, सेफ पोजिशनिंग ऑफ पर्सन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, ये चीज कवर रहेगा आपके मैनेजर के स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट में। दो बात हो गया, अब और दो बचा। एक है आपका सैल्वेजिंग ऑपरेशन के ऊपर, जो रेगुलेशन 125 का सब रेगुलेशन 3 जो है वो सैल्वेजिंग के ऊपर है। ठीक है, सैल्वेजिंग में क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते, एक लैंगवाल पैनल में काम खत्म हो गया तो वहां का सारा फेस इक्विपमेंट को उठा के दूसरे पैनल में इंस्टॉल कर देते हैं। तो वहां पे पावर सपोर्ट भी होता है, तो यहां बात चल रही सपोर्ट की, तो बाकी मशीन का यहां जिक्र होगा क्या, नहीं, यहां बात किसका होगा, जो लैंगवाल में सपोर्ट यूज होते हैं। लैंगवाल में क्या सपोर्ट यूज होते हैं, पावर सपोर्ट, फ्रिक्शन प्रॉप, हाइड्रोलिक प्रॉप, यही ना चीज यूज होता है। तो जिन माइंस में पावर सपोर्ट इस्तेमाल होता है, क्या होता है, वेयर पावर सपोर्ट आर यूज्ड, ओनर एजेंट एंड मैनेजर, एंड है ख्याल रखिएगा, और नहीं है, ओनर एजेंट एंड मैनेजर shall prepare a plan for installation of power support and a plan for withdrawal and transport of power support। क्या बोला, ये बोला कि जिन माइंस में पावर सपोर्ट इस्तेमाल होता है उन माइन में ओनर एजेंट एंड मैनेजर, 125 में भी ओनर एजेंट एंड मैनेजर है, 123 में भी, इसके में भी ओनर एजेंट एंड मैनेजर है, क्या रखिएगा। जिन माइन में पावर सपोर्ट इस्तेमाल होता है वहां पर ओनर एजेंट एंड मैनेजर क्या करेंगे, पावर सपोर्ट को लगाने के लिए, इंस्टॉलेशन मतलब लगाना, इंस्टॉलेशन के लिए एक प्लान बनाएंगे, इंस्टॉलेशन प्लान ऑफ पावर सपोर्ट बनाएंगे। दूसरा प्लान बनाएंगे विथड्रॉवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पावर सपोर्ट का प्लान बनाएंगे। ये प्लान बना लिया इनने, और इसी के तहत आपका सैल्वेजिंग होगा, जब आपका पावर सपोर्ट को विथड्रॉ करेंगे और विथड्रॉ करके फिर कहीं ना कहीं लगाना भी ना है, तो इंस्टॉलेशन भी आ गया और विथड्रॉ भी आ गया, साथ में ट्रांसपोर्ट भी आया, क्योंकि एक पैनल से दूसरे पैनल में लेके भी ना जाना होगा, तो ट्रांसपोर्ट भी हुआ। तो क्या क्या चीज बोला कि जहां पावर सपोर्ट इस्तेमाल होता है तो पावर सपोर्ट को लगाने के लिए प्लान बनेगा, मतलब इंस्टॉलेशन ऑफ पावर सपोर्ट का प्लान रहेगा। दूसरा क्या प्लान बन रहेगा, विथड्रॉवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पावर सपोर्ट का प्लान रहेगा। ठीक है, ये कुल बात क्या हो गया, सैल्वेजिंग ऑफ पावर सपोर्ट हुआ। क्या हुआ ये, सैल्वेजिंग ऑफ पावर सपोर्ट। अब आपने ये प्लान बना लिया तो आपका अभी बुद्धिमान है क्या, नहीं, आपको ये जो प्लान आपने बनाया इस प्लान को अप्रूव्ड कराना होगा रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ये चौथा सब रेगुलेशन हो गया, जो आपने सपोर्ट इंस्टॉलेशन के लिए, पावर सपोर्ट के इंस्टॉलेशन के लिए प्लान बनाया, पावर सपोर्ट के विथड्रॉवल और ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्लान बनाया, उस प्लान को आपको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से क्या करना होगा, अप्रूव्ड कराना होगा। किससे कराना होगा, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से अप्रूव्ड कराना होगा। ये रेगुलेशन 125 हो गया, विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट। इससे बेटा कोई तरीके का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परमिशन ऑफ डिप्लेइंग हैज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम, ये कई बार बताया है ये रेगुलेशन 112 के तहत कि डिप्लेइंग का परमिशन हम किससे लेते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। किससे लेते हैं डिप्लेइंग का परमिशन, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। नेक्स्ट लेते हैं, फॉर वर्किंग विद इन 60 मीटर ऑफ एनी वाटर लॉक्ड वर्किंग परमिशन फ्रॉम शैल बी ऑब्टेन, मतलब
पानी भरी हुई जगह के 60 मीटर के अंदर आपको वर्किंग करना है, तो आप किससे परमिशन लीजिएगा? वर्किंग नियर वाटर बॉडीज, जो आपके सिलेबस का चीज है, हम वीडियो भेजे हैं, आप लोग बहुत लोग देखे, एक बार और देखिए। और सीएमआर के प्लेलिस्ट में रेगुलेशन 150 को हम बहुत बढ़िया से समझाए, फिगर के माध्यम समझाए हैं। और 45.5 डिग्री, 22.5 डिग्री ऐसा कुछ कुछ एंगल होगा, वहां जाके देखिएगा, मेरा सुन के मत बोलिएगा। रेगुलेशन 150 को जो हम जहां समझाए वहां जाके देखिएगा। उसमें देखिएगा कि वाटर लॉक्ड वर्किंग के तरफ यदि हम बढ़ रहे हैं तो क्या क्या हम स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करते हैं। हमारा गैलरी का हाइट एंड विड्थ 2.4 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगा। एक असिस्टेंट मैनेजर के सुपरविजन में ड्रिलिंग ऑफ बोरहोल का काम होगा। बोरहोल फेस से हमेशा 3 मीटर एडवांस रहेगा। अब एक बच्चा पूछा कि सर तो कितना मारेंगे? अरे भैया, आपका हमेशा 3 मीटर एडवांस बोरहोल रहना चाहिए। आप एक बार में ब्लास्टिंग कर रहे हैं 1 से 1.5 मीटर, यदि आपका फेस बढ़ रहा है तो आप उसको ध्यान में रख करके ना होल मारिएगा। मतलब आपका हमेशा हमेशा 3 मीटर आपका एडवांस बोरहोल रहना चाहिए, ठीक है। और सफिशिएंट फ्लैंक बोरहोल्स मारना है, तिरछे बोरहोल में। फ्लैंक बोरहोल मतलब तिरछे रूप में, साइड में, और 5-5 मीटर के इंटरवल पे मारना है। 5 मीटर का बोरहोल नहीं मारने के लिए बोल रहा बेटा, 5-5 मीटर के इंटरवल पे आपको फ्लैंक बोरहोल्स मारना है, ठीक है। वो प्रिकॉशंस दिया है। और आपको एक प्लान बनाना है जिसको हर 15 दिन में अपडेट करना है, ये सब है ना। और मैनेजर उसमें काउंटर सिग्नेचर करेगा, जो आप रिपोर्ट लिखते हैं वहां के असिस्टेंट मैनेजर साहब, वो सब चीज वहां पे 150 में बताया हुआ है। वर्किंग नियर वाटर बॉडीज में भी शायद हम बताए होंगे, उसको देखिएगा। तो पानी भरी हुई जगह के 60 मीटर के अंदर आपको काम नहीं करना है। यदि काम करना है तो आपको परमिशन लेना हो। तो परमिशन किससे लेते हैं? हमारे टाइम पे 1957 वाले रेगुलेशन में अलग था, अब बदल गया है। उसको डाटा को मत याद रखिए जो मेरे टाइम पे था, अब हो गया है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। अब किससे परमिशन लेना है? 60 मीटर के अंदर पानी भरी जगह के अंदर में वर्किंग करना है, तो किससे परमिशन लेना है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से लेना है, ठीक है। और यदि एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर हो जाए, कहीं पर नोटिस हो जाए, हमको दिख जाए किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, कहीं पर जो सीम का में पानी का मात्रा उससे ज्यादा कहीं सीपेज हो जाए, इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं वाटर भरी हुई जगह है, और यदि हम और आगे की तरफ गए तो क्या होगा? वो फुट पड़ेगा और इनंडेशन हो जाएगा। तो कहीं पर भी एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर यदि आपको मिलता है, ये जो चीज था ये रेगुलेशन 150(3) का था, और ये जो हम बता रहे 150(6) का है। मेरे टाइम पे 127(5) में हुआ करता था। ये एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर मिल गया आपको, सबसे पहले आपका 3 काम रहेगा। कितना काम रहेगा? एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर मिल जाए तो 3 काम करना है। जितेंद्र, क्या बाबू? प्रिंस सुन रहा है जी? कितना काम करना है? 3 काम करना है। सूखता है गई जी, 3 काम करना। पहला तो वर्किंग को रोक देना है। क्या करना है? सच वर्किंग शैल बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। सबसे पहला काम क्या करना है कि वर्किंग को रोक देना है। आदमी वहां से हटा लिया आपने, वर्किंग रोक मतलब आदमी हट गया अपने आप ही, सीधी बात। उसके बाद क्या करना है? इस बात की खबर कि एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर मिला है, आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को खबर कर देना है, इन्फॉर्मेशन कर देना है। क्या कर देना है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को खबर करना, दूसरा काम। तीसरा काम क्या करना है? अब आपको आगे वर्किंग करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा। रेगुलेशन 150 के तहत जो भी परमिशन ली जाती वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, याद रखिएगा। When abnormal seepage of water is noticed, such working shall be stopped immediately. पहला काम क्या करना है? उस वर्किंग को ही रोक देंगे, स्टॉप्ड इमीडिएटली। देख लेना बेटा, यहाँ पे लिखते नहीं आया है। एंड इंफॉर्मेशन शैल बी सेंड टू, किसको किसको इंफॉर्मेशन भेजेंगे? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। एंड फर्दर एक्सटेंशन वर्किंग विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। आप एक रेगुलेशन 150(3) और रेगुलेशन 150(6) के तहत जो भी परमिशन ली जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है। मेरे टाइम वाला मत याद रखिएगा, नहीं तो फंसिएगा, फिर मत बोलिएगा। तो नेक्स्ट और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, फिर रोक देते हैं। 40